स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो हर सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और उसमें आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। और इसी 15 मिनट में ही आपको 25 क्वेश्चन मैथ के भी करने हैं। तो मैथ के कैसे आपको अप्रोच रखनी है उसमें, जिससे आपके 15 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके। आप 22 से 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन तक आप कैसे कर सकें, इसके लिए मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ, यह अप्रोच कह लीजिए कि अप्रोच बताने वाला हूँ कि आपको ये अप्रोच से करना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए एग्जाम में। चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए x की एक वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है और z की वैल्यू दी हुई है। जो भी क्वेश्चन आपको करना है कम से कम स्टेप में ही आपको करना है। आपको लिखने से पहले ये सोचना है कि हम कहां से कम स्टेप इसमें करें। आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी हुई है। इसमें आप देखें तो ये रूट में वैल्यू √2 है, √3 है, √5 है और √2 है। तो इनकी वैल्यू हमें पता है। √2 की 1.414, √3 की 1.732, ऐसे √5 की पता है। तो डायरेक्ट हम इनकी वैल्यू जो एडिशन में आएंगी वो लिख लें। एप्रॉक्स वैल्यू मेथड से ही सॉल्व करेंगे। जैसे अगर √2 और √3 का एडिशन करें तो 1.4 और 1.7 ले लें, ये हो जाएगा 3.1। ऐसे √5 + 1, √5 + 1 क्या हो जाएगा 2.21 होता है √5 की वैल्यू। तो एक जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 3.21। √2 की वैल्यू 1.4 ले लें, दुगना करेंगे तो 2.8 और एक ये जुड़ जाएगा तो 3.8 हो जाएगा। तो ऐसे हमें कम से कम स्टेप में इसे लिखना है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर इसके बाद ये वैल्यू होगी तो ये जेड के लिए है, ये वाई के लिए है और ये एक्स के लिए है। तो ये लग जाएगा ऐसे साइन, ये बड़ा हो जाएगा तो जेड है बड़ा इसमें, वाई फिर एक्स। ये ऑप्शन 1 में है तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक निर्माण परियोजना के बजट में भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के लिए ये अनुपात निर्धारित किया गया है। इसमें अनुपात दिया हुआ है और फिर बढ़ाया जाएगा 5%, 10% और 20% की कमी की जाएगी। तो इसमें हमें कैलकुलेशन काफी करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लास्ट के लिए ही छोड़िएगा, क्योंकि आप पहले आसान आसान से क्वेश्चन करते जाइए, फिर लास्ट में जो भी आपका टाइम बचेगा उसमें आपको इस तरह क्वेश्चन करने हैं। मैं इसको आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि मेरे पास तो बहुत टाइम है, तो मैं इसको लास्ट में ही बताऊंगा, लेकिन आप भी ऐसे ही अप्रोच अपनाइएगा। सॉल्व करना है तो बॉड मॉस लगा दें। बॉड मॉस क्वेश्चन है। ब्रैकेट ब्रैकेट में यहाँ पर 3 तरीके के ब्रैकेट दिए हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले सॉल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट। तो जहां तक आप कोशिश करिए कि कम से कम स्टेप आप लिखिए। तो स्मॉल ब्रैकेट पहले यहाँ पे सॉल्व होगा तो 1 - 1/3, एक में से 1/3 घटेगा, ये 2/3 आ जाएगा। आप इसको 1 में भी कर सकते हैं। अब ये 2/3 में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3 बचा हुआ है। अब 1/6 से ये जुड़ेगा, क्योंकि इतना सॉल्व हो गया है। अब इसमें 1/6 जुड़ेगा। तो आप छोटा छोटा जो स्टेप है उसे अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 + 1/6 ऐसे। तो 1/3 और 1/6, तो 6 इसमें एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 3, 3/6, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 आ गया। अब इसे हम कितना बचा ये लिख लें, 6 - 2/3 ये ब्रैकेट, और डिवीजन में आ जाएगा 1/2। ये डिवीजन में है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो इनवर्स हो जाएगी। 1/2 थी तो ये हो जाएगी 2। तो 6 में से 2 दूनी 4, 4/3 घट जाएगा। तो 6 त्रिक 18, 18 में से 4 जाएगा तो 14/3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक्स, वाई और जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 25,000 रुपए, 35,000 रुपए और 40,000 रुपए का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 30,000 रुपए था तो वाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए कि क्या होगा।
जो भी हिस्सा होता है पार्टनरशिप में, वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के जो रेशियो होगा, इसके अनुपात में बांटा जाता है। निवेश और समय के मल्टीप्लिकेशन का जो भी रेशियो आएगा, अनुपात, उसी के रेशियो में बांटा जाता है। इसमें एक्स है, वाई है और जेड है। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, तो समय हम यहाँ पर नहीं लेंगे, केवल लेंगे इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट में देखें तो ये 25,000 है, 35,000 है और 40,000 है। तो इसे हम 5,000 से सभी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो ही हमें फाइंड करना है, तो कम से कम स्टेप में हम लिखें। 5,000 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स का रेशियो जाएगा 5, और वाई को 5,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ऐसे ही 40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो रेशियो आ जाएगा इनका 5:7:8। फाइंड करना है वाई का, तो वाई को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 7 भाग मिलेगा। टोटल कितना है, 7 5 12 और 8 20, तो 20 से डिवाइड। और टोटल जो प्रॉफिट है ये 30,000 है, तो 30,000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो जो वैल्यू होगी, जो प्रॉफिट होगा, वो वाई को मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1500। 15 सत्ते 105 और 2 जीरो है, तो ये आ जाएगा 10,500। 10,500 रुपए वाई को मिलेंगे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी ने क्रमशः 48,000 रुपए, 72,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, जबकि बी ने अपनी पूंजी में 24,000 रुपए की वृद्धि की। वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 55,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। लाभ में बी का हिस्सा कितना है, ये इसमें फाइंड करना है। तो ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो इसमें भी जो निवेश होगा और समय का जो रेशियो होगा, उसी के अनुपात में लाभ बांटा जाएगा। तो ए और बी है, ए और बी है। तो पहले ये 48,000 और 72,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं, और बाद में आधा हिस्सा ए निकाल लेता है और बी 24,000 रुपए और ऐड करता है। तो 48,000, 72,000 और 24,000 में कॉमन क्या है, 24,000 से हम तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो 24,000 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 2, ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो दो भाग जो है ए इन्वेस्टमेंट करेगा, तो और 3 भाग बी इन्वेस्टमेंट करेगा। 6 महीने के बाद कहा गया है कि 6 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल दिया। तो 6 महीने तक तो ये 2 भाग ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये भी 6 महीने तक 3 रुपए का, मतलब 3 भाग ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अब कह रहा है कि आधा हिस्सा ए निकाल लेता है, तो 2 में आधा निकाल लेगा तो 1 निकाल लेगा, बचा कितना, 1। अब वर्ष के अंत में कह रहा है, तो 6 महीने के लिए और ये इन्वेस्टमेंट है, ये इतना। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 6 और 1 इंटू 6, ये रेशियो में होंगे। और अब बी का जो दिया हुआ है, कह रहा है कि बी ने अपनी पूंजी में 24,000 रुपए की वृद्धि की है। तो 24,000 को हमने 24,000 से डिवाइड किया था, तो ये आ गया था 1। तो 1 बढ़ा है 3 में, तो ये आ जाएगा 4। 4 भाग इन्वेस्टमेंट कर रहा है 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए 4 भाग का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सॉल्व करें तो सभी में 6 कॉमन है, तो 6 6 और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 और 1 3, और ये रेशियो में आ जाएगा 4 3 7। 3 और 7 के रेशियो में इनका लाभ बटेगा, और पूछा गया है बी का, तो बी पा रहा है 7। टोटल कितने में से, 7 3 10 में। टोटल लाभ है 55,000 का, 55,000। सॉल्व कर ले तो 0 0 कट जाएगा, 7 पचे 7 0 0 0, 7 पचे 35, 3 आ गया, 7 पचे 35 और 3 38, 38,500 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तालिका 4 दिनों में 5 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी इसमें दिखाया गया है। श्रमिक सी की औसत दैनिक आय क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो सी का यहाँ पे दिया हुआ है इस लाइन में, तो सी का अगर हम चारों दिन का जोड़ें तभी औसत निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 220, 22 22 और 23 ये हो जाएगा 45, 45 और 21 ये हो जाएगा 45 21 66, 66 और 22, 66 और 22 88, और आधा आधा ये हो जाएगा 890। 890 आया, ये कितने दिनों का, ये 4 दिनों का है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका एवरेज। तो 4 से डिवाइड करें, 22 चौके 88, 10 बचा तो 2.5, 222.5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या 25,000 है। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की कमी और साक्षर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल साक्षर जनसंख्या 25,250 हो जाती है। ये भी कैलकुलेटिव है। जो भी क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव दिखेगा, उसे आप लास्ट के लिए ही छोड़िएगा। तो इसे भी मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं ये छोड़ रहा हूं। एक विक्रेता ने 15 खिलौने 3,000 रुपए में बेचे और 25% का लाभ कमाया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 2816 रुपए में कितने खिलौने बेचने चाहिए, ये इसमें फाइंड करना है। 15 खिलौने बेचे जा रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस हम एक खिलौने की निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगी, 3,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 15 से, 15 दूना 30 दिया जाएगा 200। एक खिलौने की जो सेलिंग प्राइस होगी, ये आ गई 200। इसमें 25% का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट है 25% का। अगर इसे भिन्न में लिखें तो यह आ जाएगा 1/4। प्रॉफिट है तो यह आ जाएगा प्लस। अगर कोई वस्तु 4 रुपए की खरीदी गई है, तो 1 रुपए प्रॉफिट के बाद वो 5 रुपए की हो जाएगी, और ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 4 होगी। 4 रुपए में खरीदी गई है, 1 रुपए प्रॉफिट के बाद ये 5 की हो जाती है, ये होगी इसकी कॉस्ट प्राइस। और इस 5 रुपए की जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 200 रुपए। 200 रुपए एक खिलौने की जो है, ये 200 है। तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। 5 की वैल्यू अगर 200 है तो यह आ जाएगा 40, एक की वैल्यू 40 हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 160 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस है एक खिलौने की 160 रुपए। फाइंड करना है कि 10% का लाभ कमाने के लिए, तो सेलिंग प्राइस जो न्यू हो जाएगा, 10% बढ़ाएं तो 10% 160 पे कितना होगा, 16 हो जाएगा। 160 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 176। 176 रुपए आ जाएगा नया जो सेलिंग प्राइस होगा। 2816 रुपए में 2816 में कितने खिलौने बेचने चाहिए, एक खिलौना अगर 176 का है, 176 से डिवाइड कर दें तो जितने खिलौने बेचे जा रहे हैं उसकी संख्या फाइंड हो जाएगी। 176 से डिवाइड करना है 2816 को। लास्ट डिजिट इसमें 6 है, इसका भी लास्ट डिजिट 6 है, तो लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 6 ही आएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट 6 ही आएगा, क्योंकि अगर 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तभी लास्ट में जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 6 आएगी, जो कि यहाँ पर आ रही है। तो लास्ट डिजिट जो होगी 6 आएगी। नंबर ऑफ टॉयज जो होंगे वो लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। एक व्यापारी चाय का एक ब्रांड 150 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, जिससे उसे 25% का नुकसान होता है। चाय का एक और ब्रांड 200 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिससे उसे 20% का नुकसान होता है। दोनों ब्रांडों को बराबर अनुपात में मिलाया जाता है और मिश्रण को 175 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। 150 रुपए में बेच रहा है तो 25% का नुकसान होता है। अगर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखें, ये आ जाएगा 1/4। नुकसान हो रहा है तो माइनस में आ जाएगा। अगर कोई वस्तु 4 की खरीदी गई है तो उसे 3 रुपए में बेचा जाएगा, एक कम करके, तो 3/4 ये आ जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस। 3 की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 की वैल्यू दी हुई 150, तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 50। कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200। जो पहली जो कॉस्ट प्राइस आएगी ये आ जाएगी 200 रुपए प्रति किलोग्राम। अब जो दूसरा ब्रांड है वो 200 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिसमें 20% का नुकसान होता है। 20% का अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो यह आ जाएगा 1/5। नुकसान हो रहा है तो माइनस। अगर कोई वस्तु 5 रुपए की थी तो वो 1 की नुकसान में बेची जाएगी, तो कितने में बेची जा रही है, 4 की। ये है इसकी सेलिंग प्राइस। 4 की जो वैल्यू दी हुई है, ये 200 दी हुई है यहाँ पर, तो 200, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 5 है तो एक्चुअल वैल्यू इसकी निकालें तो 5 पच्चे 25, 250 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। CP2 जो हो जाएगी ये आ जाएगी 250। अब बराबर बराबर मात्रा में इन्हें मिलाया जा रहा है, बराबर अनुपात में मिलाया जा रहा है। मान लेते हैं 1-1 किलो इनमें मिलाया जा रहा है, ये हो जाएगा 450। 450 2 किलो की कीमत आ जाएगी, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी 1 किलो जो मिश्रण होगा
वो आ जाएगा 225 रुपए प्रति किलोग्राम। मिश्रण को बेचा जाता है 175 रुपए प्रति किलोग्राम पर। तो खरीदा गया है 225 में, बेचा जा रहा है 175 में, तो 175 इसमें से घटा लें, तो जो लॉस होगा, हानि होगी, वो आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 50। 50 रुपए की हानि हो रही है कितने में से? 225 में, क्योंकि खरीदी 225 में गई है, तो 225 से डिवाइड कर लें। परसेंट में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, 25 से डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 2, 25 से इसे डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 9, और ये हो जाएगा 22.22%। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में करेंगे। बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलेंगे तो 15 दिन में करेंगे। और सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर करेंगे तो 20 दिन में करेंगे। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये इसमें फाइंड करना है। तो अगर टोटल काम निकाल लें तो तीनों जो समय दिए हुए हैं इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 60, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल वर्क। इफिशियंसी निकाल लें कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं ए और बी मिलके, तो 12 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5, 5 काम ए और बी मिलकर एक दिन में करेंगे। ऐसे बी और सी का निकाल लें तो 15 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और सी प्लस ए का निकालें तो ये आ जाएगा 3। ए का समय निकालना है कि वो कितने दिनों में अकेले काम करेगा। तो अगर हम ए की इफिशियंसी निकाल लें, ए की इफिशियंसी निकाल लें तो हम आसानी से समय निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल वर्क हमें पता है। तो इफिशियंसी अगर हम सभी की इफिशियंसी जोड़ दें, ए प्लस, क्योंकि अगर हम तीनों को जोड़ें तो 2 बार ए आ जाएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे ही बी 2 बार आ जाएगा और ऐसे ही सी 2 बार आ जाएगा। तो 2 बार सभी आ जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 5, 4, 9, 3, 12, और 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आ जाएगी ये आ जाएगी 6, 6 आ गई। अगर हम बी प्लस सी की इफिशियंसी इसमें से घटा दें तो ए की इफिशियंसी पता हो जाएगी। बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 है, तो ए की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 6 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 2। समय फाइंड करना है, तो समय हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ए की फाइंड करना है तो ए की रखेंगे, तो टोटल वर्क 60 है, इफिशियंसी 2 की है तो आ जाएगा 30। 30 दिन लगेंगे ए को अकेले काम करने में। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध स्पिरिट के 64 लीटर कंटेनर से 8 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तो कंटेनर में बचे हुए स्पिरिट की अंतिम मात्रा क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो 64 लीटर शुद्ध स्पिरिट था, इसमें 8 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी डाला जाता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 माइनस जो भी क्वांटिटी निकाली जाती है, जैसे इसमें 8 लीटर निकाला जा रहा है, 8, और टोटल जो क्वांटिटी होगी मिश्रण की वो आ जाएगी यहाँ पर डिवाइड में, तो 8 को डिवाइड करना पड़ेगा 64 से। कितनी बार किया जा रहा है, 3 बार किया जा रहा है, तो पावर में लग जाएगा 3। अब इसे सॉल्व कर लें, यही हो जाएगी जो भी इसमें शुद्ध स्पिरिट बची होगी उसकी वैल्यू। तो 64 और 8 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 1/8, 8 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 7, 7/8 की पावर 3, 7/8 की पावर 3 है, तो 3 बार इसे हम लिख दें। 8 तिहाई 64 से 64 कट जाएगा। अब यहाँ पर 7 का क्यूब 343 होता है, 3 और 8 से डिवाइड करें तो 8 चौके 32, 4, अब यहाँ बचा 23, तो लगभग जो वैल्यू आएगी ये आएगी 8 त्रिक 24, 43 लीटर के लगभग, और 43 लीटर के लगभग है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। एक जूस विक्रेता शुद्ध संतरे के जूस में पानी मिलाता है। यदि वह मिश्रण को शुद्ध संतरे के जूस के लागत मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में पानी और शुद्ध संतरे के जूस का अनुपात क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा 1/5। तो 5 रुपए के जूस पर 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है,
तो ये 1 रुपए प्रॉफिट किसके कारण मिलेगा? ये वाटर होने के कारण मिलेगा। पानी जो होगा, पानी फ्री में होगा, तो ये किसके कारण मिलेगा? ये पानी के कारण मिलेगा, जो कि इसमें मिलाया गया है। और ये हो जाएगी जूस की मात्रा, जूस की मात्रा। तो इसमें जो पानी और शुद्ध संतरे का जूस का अनुपात पूछा गया है, वो यही हो जाएगा। 1 अनुपात में पानी मिलाया जाएगा, तो 5 अनुपात में जूस मिलाया जाएगा, तभी 20% का लाभ होगा। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 अनुपात पे 5। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक कार एक निश्चित दूरी का 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो औसत गति क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी दूरी, दूरी बटे समय। तो दूरी इसमें दी नहीं हुई है, मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी है। तो 100 किलोमीटर की दूरी है, तो टोटल दूरी तो हमें पता होगी कि 100 किलोमीटर है। समय और हम अगर फाइंड कर लें तो हम आसानी से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो समय क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर में 40% तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। तो 100 का 40% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो 20 से डिवाइड कर दें, तो इसमें जो समय लगेगा वो फाइंड हो जाएगा। तो 20 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2। पहला जो समय आ जाएगा ये आ जाएगा 2। दूसरा और समय निकाल लें। शेष दूरी, दूरी अब बची कितनी? 100 में से अगर 40 निकाल दें तो 60 बची हुई है। और ये चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो 30 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2 घंटे। तो 2 घंटे ये और 2 घंटे ये हो जाएगा घंटे में। तो स्पीड हो जाएगी 100/4, ये आ जाएगा 25। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी एक पार्क के गोलाकार ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे हैं, जिसकी परिधि 1.2 किलोमीटर है। वह सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। तो एक ट्रैक है जो कि एक इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो दूसरा इस डायरेक्शन में चल रहा है। और ये जो ट्रैक है, ये दिया हुआ है कि परिधि जो है 1.2 किलोमीटर की है। तो जो ट्रैक है 1.2 किलोमीटर का ट्रैक है। ए की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ए अगर ये है तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी जो है ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो वह 5वीं बार किस समय मिलेंगे, ये इसमें फाइंड करना है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ 1.2 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 1.2 किलोमीटर इन दोनों की जो स्पीड होगी उनके एडिशन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा समय। जब एक बार वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, या कहें कि जब एक दूसरे से मिलेंगे, तो वो आ जाएगा समय। तो स्पीड क्या हो जाएगी? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट दौड़ रहे हैं, तो 5 और 7 12, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा समय। लेकिन ये जो समय आएगा वो पहली बार के लिए आएगा। 5वीं बार इसमें फाइंड करना है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आएगा 5वीं बार का समय। तो 5वीं बार जब मिलेंगे तो समय हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, तो आ जाएगा 6/12। ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5। आधे घंटे के बाद मिलेंगे। 6 बजे स्टार्ट करते हैं, तो आधा घंटा इसमें और जोड़ दें, ये आ जाएगा 6:30। 6:30 इसका समय आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हम 22/7 रख दें, क्योंकि वैल्यू दी नहीं हुई है। आर की वैल्यू है 7 गुणे 7 हो जाएगा। थीटा 90 है, और डिवाइड में आ जाएगा 360। 90 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 4। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हम इसे और डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 11। 11 सत्ते 77, 77/2। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 38 दूनी 76, 38.5। 38.5, 38.5 ये लगभग में है, क्योंकि 22/7 की जगह यहाँ पर 3.14 रखनी थी, ये ऐसे वैल्यू रखी गई होगी। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 150 डिग्री का रेडियन माप क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो जब डिग्री से रेडियन में
चेंज करते हैं तो उसमें पाई बटे 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा चेंज रेडियन में। तो इसे सॉल्व कर लें तो 30 से अगर हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, 30 से इसे हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 6। ये हो जाएगा 5 पाई बटे 6। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। 120 डिग्री 120 डिग्री केंद्रीय कोण तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। एक इसी तरह क्वेश्चन में आपको ये करा चुका हूं। ये भी इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई पाई की वैल्यू पाई में ही रखना है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है पाई में है। आर आर की वैल्यू 8 है तो 8 टेन 64। थीटा थीटा है 120 और 360 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 120 से 360 को करें तो ये आ जाएगा 3। ये हो जाएगा 64 पाई बटे 3 और यही इसमें आंसर में दिया हुआ है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसमें से कौन सी रेखाएं समांतर हैं? समांतर वो रेखाएं होती हैं जिनका स्लोप सेम है। स्लोप सेम हो तो 3x प्लस 2y में देखें तो 3x प्लस 2y इसका डायरेक्ट ही 3x प्लस 2y ही दिया हुआ है, तो स्लोप इसी का सेम है, बाकी का अलग है। तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। यदि साइन 90 डिग्री माइनस एक्स cos 2x है तो x का मान क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos x हो जाएगा और cos x इक्वल टू cos 2x हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2x तभी हो सकता है जब x इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 होगी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। काफी आसान आसान लास्ट में काफी आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसी के लिए आपको टाइम बचाना है क्योंकि अगर आप पहले ही लेंदी लेंदी क्वेश्चन में उलझ गए तो आप यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। यदि x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2 प्लस रूट 5 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 की वैल्यू इसमें फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। तो अगर यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 और अंडर रूट 5 ही हो जाएगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा तो 5 4 9 प्लस 2 दूनी 4 रूट 5 हो जाएगा और हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 5। तो ये 4 रूट 5 इस साइड आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 की वैल्यू हो जाएगी 9। यही इसमें पूछा गया था। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज ABC और XYZ में यदि भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है, AB XY के, BC YZ के और CA ZX है, तो कौन सा सर्वांग समता का नियम दर्शाता है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज XYZ के सर्वांग सम है? तीनों भुजाएं इक्वल दी हुई हैं, तीनों भुजाएं इक्वल दी हुई हैं तो साइड 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 तीनों की इक्वल है, तो यही जो होगा ट्रिपल एस, यही हो जाएगा इसका सर्वांग समता का नियम। ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है कि ए और बी पूरक कोण है, तो ए प्लस बी पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। साइन ए की वैल्यू 3/5 है, साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/5। फाइंड क्या करना है, tan बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए से बी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू यहां से हम निकालें, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, इसमें रख दें तो साइन 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी 3/5। एक ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 3 बाई, ये 5 है, 4 की जगह 5 है। तो अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो कॉस बी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 3/5। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट से ये 4 हो जाएगा। फाइंड करना है tan बी, tan बी, tan बी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A 100 डिग्री है, तो कोण C का माप क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोणों का एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आमने सामने के कोण कौन से बनेंगे, ए और सी आमने सामने होंगे और बी डी एक सामने आमने सामने होंगे।
ए की वैल्यू दी हुई है 100 डिग्री है, सी की वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो दोनों का जो एडिशन होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 80 डिग्री। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए 1/4 है, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को भी कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर दें। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस कॉस स्क्वायर पहले था, तो ये कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा 1/4 के। ये माइनस में है तो इस साइड ले आए, और 1/4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, और ये इक्वल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए के। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 3/8। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मैंने 3 क्वेश्चन इसमें आपको छुड़वाए थे, अब वो करवा दूं, क्योंकि लास्ट में आप देखें तो लगभग 10 क्वेश्चन लगातार आपको आसान आसान क्वेश्चन ही दिए हुए थे। तो आप ऐसे ही अप्रोच अपनाइएगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। इसमें दिया हुआ कि एक निर्माण परियोजना के बजट में भूमि अधिग्रहण, ये भूमि अधिग्रहण का दिया हुआ है, निर्माण सामग्री, ये 3 अनुपात जो है निर्माण सामग्री, और श्रम के लिए जो है वो 2 का अनुपात दिया हुआ है। परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की लागत 5% की वृद्धि हुई। 5% की वृद्धि करना है, तो ये जो रेशियो है 5:3:2, क्योंकि 5% 5 का निकालना पड़ेगा। दशमलव में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो इसे पूर्णांक बनाने के लिए क्या करें, इसे हम 100 से सब में मल्टीप्लाई कर लें। 100 का मल्टीप्लाई कर लें तो आसान हो जाएगा 5% या कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए। 500 का 5% निकालें, क्योंकि वृद्धि हुई है, तो 5×5 = 25, 25 बढ़ जा रहा है भूमि अधिग्रहण के कारण। निर्माण सामग्री की लागत में 10% की वृद्धि हुई, तो 300 का अगर हम 10% निकालें तो 30 हो जाएगा, 30। और श्रम की लागत में 20% की कमी आई है, तो 200 का अगर हम 20% निकालें तो 20 × 20 400, ये आ जाएगा 40, 40 आ जाएगा। कमी हुई है तो माइनस में, और ये प्लस में था ये, तो टोटल जो कमी या इसमें वृद्धि हुई है वो निकाल लें। 25 और 30 55, 55 में से 40 जाएगा, ये आ जाएगा 15, 15 की इसमें वृद्धि हुई है। कह रहा है कि परियोजना की कुल लागत में प्रतिशत परिवर्तन, वृद्धि या कमी जो भी है वो फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो वैल्यू आई है वो प्लस में आई है, वृद्धि हुई है, और कितने से हुई है, 15। 15 की वृद्धि कितने से हुई है, 500 और 300, 800 और 2 1000, 1000 की, 1000 के कारण 15 की वृद्धि हुई है। परसेंटेज में फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 1 जीरो से यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो 1.5% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये छूटा हुआ था, ये भी बता देता हूँ। एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या 25,000 है। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की कमी और साक्षर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल साक्षर जनसंख्या 25,250 हो जाती है। शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। इसकी मैं बहुत ही आसान ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक, साक्षर लोगों की बात की गई है, मान लेते हैं मेन और वुमेन की जो संख्या है 25,000 है, 25,000। तो मेन भी इसमें 100% होंगे, और वुमेन भी इसमें 100% होंगी। अब कहा गया है कि 5% की कमी की जाती है पुरुष जो होंगे उनमें। तो पहले अगर 100% थे, अब 95% बचे, 95% बचे। और जो महिलाएं हैं 10% की वृद्धि की जाती है, तो पहले अगर 100% महिलाएं थी, 100% महिलाएं थी, तो अब 110% महिलाएं हो गई हैं। तो अब जो जनसंख्या हो जाती है ये 25,250 हो जाती है। तो इसमें हमें फाइंड करना है साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या। तो m की वैल्यू जो 100% वैल्यू होगी वो इसमें हमें फाइंड करना है। 100% की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करना है, जो कि इसमें जो दिया हुआ है 95% की वैल्यू दिया हुआ है, 95% मेन और 110% वुमेन की वैल्यू दी हुआ है।
चेंजेस अलग अलग हो रहे हैं। इसमें 5% की कमी हो रही है और इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। अगर सभी में 10% की वृद्धि होती तब क्या होता? अगर मैन भी 10% बढ़ाए जाते तो 100 का 110% मेन हो जाते, 110% मेन हो जाते और 10% वुमेन भी बढ़ाई जाती तो 110% वुमेन भी हो जाती। अगर 10% दोनों में बढ़ते तो 10% इसका भी बढ़ता। तो 25,000 का 10% कितना आएगा? 2500। 2500 तो 25,000 और 2 27, 27,500 हो जाती है टोटल। लेकिन अभी जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 95% मेन और 110% वुमेन की। ये वैल्यू दी हुई है 25,250। इसमें फाइंड करना है मेन की, तो घटा दें। ये इक्वेशन से ये वाली घटाएं तो इसमें 110 में से 95 घटेगा तो यह आ जाएगा 15% मेन। इससे ये जीरो हो जाएगा। तो 27,500 में 25,250 घटाएं, ये हो जाएगा 2250। 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 5 और 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 750। 100% एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि जो पुरुषों की संख्या हमने मान रखी थी ये एम मानी थी जो कि 100% है। तो 5% की वैल्यू अगर 750 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100% हो जाएगा। तो 20 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। 75 में अगर 20 का मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 15,000। 15,000 जो पुरुष होंगे 15,000 होंगे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक बेकर ने 10 किलो प्रीमियम आटा और कुछ अतिरिक्त किलो मानक आटा मंगवाया। प्रति किलो प्रीमियम आटे की कीमत मानक आटे से दोगुनी थी। तो प्रीमियम आटा और जो मानक आटा है, स्टैंडर्ड आटा फ्लोर, वो दिया हुआ है कि जो प्रीमियम आटा है वो 10 किलोग्राम है और इसकी जो वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, मान लेते हैं ये एक्स है। प्रीमियम आटे की जो कीमत है ये तो हो जाएगी क्वांटिटी और जो प्राइस होगी, प्राइस ये है दिया हुआ है कि प्रीमियम आटे की कीमत मानक आटे से दोगुनी थी। तो ये इसकी वैल्यू दी नहीं हुई है तो मान लेते हैं ये रेशियो है इनका, 2 और 1 के रेशियो में ये इनकी प्राइस है। त्रुटि के कारण 2 प्रकार के आटे की मात्रा आपस में बदल गई। इससे कुल लागत में 25% की कमी आई। तो पहले अगर हम जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो निकाल लें तो 20, 10 दूनी 20, 20 और प्लस ये हो जाएगा x। ये इतनी वैल्यू होनी चाहिए थी लेकिन त्रुटि के कारण कितनी हो गई, इनकी क्वांटिटी बदल गई। तो क्वांटिटी पी की जो है प्रीमियम आटे की वो x हो गई और जो स्टैंडर्ड आटा है उसकी 10 किलोग्राम हो गई। प्राइस ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि प्राइस तो सेम ही रहेगा ऐसे। अब यहां से जो कीमत आएगी वो आ जाएगी 2x और प्लस ये हो जाएगा 10। ये कह रहा है ये जो वैल्यू आई है इसमें 25% की कमी आ गई। पहले वैल्यू ये थी, इसमें अगर हम 25% कम कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगी। 25% की कमी करना है तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 1/4। तो कमी करना है तो 4 में 1 कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो 3/4 भाग बचा हुआ है किसका, 20 प्लस एक्स का। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10 के, ये इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 60 और ये हो जाएगा 3x और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये 8x और ये हो जाएगा 40। 40 इस साइड लाएं तो ये हो जाएगा 20 और 3x इधर आएगा तो ये आ जाएगा 5x। तो x की वैल्यू निकालें तो 5 चौके 20, ये आ जाएगा 4। और इसमें फाइंड करना है प्रीमियम आटे की मात्रा और मानक आटे की मात्रा का अनुपात। तो प्रीमियम आटा था 10 और मानक जो आटा था ये x था, x की वैल्यू 4 है तो ये रख दें। तो ये हो जाएगा 10:4। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5:2 और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन इसमें मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई वो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।